एक व्यक्ति होता है अपने घर परिवार का सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, इसके बाद वो अपने दोस्त से बात करता है और अपने दोस्त के साथ वो हमेशा के लिए दिल्ली कमाने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो अपने दोस्त के साथ दिल्ली कमाने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक फैक्ट्री के अंदर काम पर लग जाता है और अपने दोस्त के साथ वो रूम पर किराए पर रह रहा होता है। फैक्ट्री के अंदर कुछ ओवरनाइट भी वो काम करता है। कुछ ओवर टाइम काम करने के बाद जब वो अपने रूम पर लौटता है तो रूम पर खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, वो सारा कामकाज वो खुद ही कर रहा होता है। तभी उसका दोस्त एक दिन उसे ये कहता है कि तुम अपनी पत्नी को ये सारा काम क्यों नहीं दे सकते हैं, तुम्हारी आखिर शादी हो चुकी है। अगर तुम अपनी पत्नी को अगर यहाँ पर दिल्ली बुला लेते हैं, ये सारा काम जब उसे तुम दे देते हैं तो तुम फैक्ट्री पे ओवरनाइट काम कर सकते हैं, ओवर टाइम निकाल कर बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हैं। ये बात उस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाती है और एक दिन अपनी पत्नी को दिल्ली बुला लेता है। एक किराए पर रूम ले लेता है, जिसके बाद अपनी पत्नी के साथ वो रह रहा होता है और फैक्ट्री के अंदर वो ओवरनाइट काम करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वक्त बीतता है, एक दिन फैक्ट्री से वो कुछ काम के लिए अपने घर पर आता है और जो नज़ारा वो सब घर पर आकर देखता है तो वो दंग रह जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है। जब ये बात आसपास के लोगों को और सोशल मीडिया पर भी ये कहानी जब वायरल होने लग जाती है, जब लोग इस बात को सुनते हैं तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिर उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ था, सारी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। दरअसल बिहार का एक ज़िला लगता है दरभंगा और वहीं पर एक थाना लगता है सिवाना थाना। वहीं का रहने वाला रितेश ठाकुर, जो कि 2023 के अंदर उसकी उम्र 22 साल के आसपास की होती है। पास ही के गांव सीतामढ़ी गांव के अंदर उसकी एक बहन ससुराल जाती है। वो वहां पर अपनी बहन को मिलने के लिए जाता है, घूमने फिरने के लिए जाता है। तो वहां पर एक उर्मिला नाम की लड़की होती है, उसे उसकी जान पहचान हो जाती है। जब उर्मिला नाम की लड़की से वो बातचीत करने लगता है तो सबसे पहले उसे ये पूछता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो। इसके बाद उसका नाम पूछता है और उसके साथ वो क्या करती है वो सारी जानकारी जब उसे इकट्ठा करने लगता है तो उर्मिला कहती है कि मैं 17 साल 11 महीने की हूँ, अभी फ़िलहाल मैं 10वीं क्लास के अंदर पढ़ाई कर रही हूँ। तभी रितेश ठाकुर कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। उर्मिला भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लग जाती हैं और वो भी रितेश ठाकुर को कहने लगती हैं कि मैं भी तुमसे शादी करने लग जाता हूं। एक हफ्ते का जैसे धीरे धीरे वक्त बीतता है, वक्त बीतने के साथ दोनों प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं और रितेश ठाकुर कहता है कि यहाँ से मैं जैसे ही घर पर जाऊँगा मैं अपने मम्मी पापा को जो है बात करूंगा, उससे ये कहूँगा कि मैं उर्मिला को पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही मेरे घर वाले इस बात को मान जाएंगे मैं तुमसे शादी कर लूँगा। जैसे ही रितेश ठाकुर घर पर आता है, अपने माँ बाप से बात करता है तो उसके माँ बाप ये कहने लगते हैं कि हम उस लड़की को जानते नहीं हो और तुम्हारी जैसे ही शादी जहाँ पे भी होगी वो हमारी मर्ज़ी से होगी। अब रितेश ठाकुर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। उर्मिला को फ़ोन करता है और उससे वो कहता है कि अभी तुम्हारी जो है 18 साल की उम्र होने में 1 महीने का वक्त है। मेरे मम्मी पापा, मेरे माँ बाप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हें मनाने के लिए, यानी तुम्हें मेरे घर पर लाने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन जैसे ही 1 महीना गुजरेगा हम दोनों लव मैरिज कर लेंगे और लव मैरिज करने के बाद हम साथ साथ अपनी ज़िंदगी बिताएंगे। उर्मिला भी उस बात के लिए राज़ी हो जाती हैं। जैसे ही 1 महीने का वक्त बीतता है, उर्मिला और रितेश ठाकुर दोनों जन एक कोर्ट के अंदर जाते हैं, जिसके बाद कोर्ट मैरिज के अंदर अपनी लव मैरिज करते हैं। लव मैरिज करने के बाद वो एक साथ एक कमरे के रूम पर रहने लग जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। जब रितेश ठाकुर के माँ बाप को इस बात का पता लगता है कि रितेश ठाकुर आखिर शादी कर चुका है तो उसको अपने घर पर बुला लेते हैं, जिसके बाद अपने घर पर उन दोनों को जो है शादीशुदा जोड़े को अपने घर पर रखने लग जाते हैं। रितेश ठाकुर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर उर्मिला भी खुश हो जाती हैं कि आखिर उनके माँ बाप मानते नहीं थे, लेकिन शादी के बाद वो मान चुके हैं। अब उस घर के अंदर वो काफ़ी खुशी के साथ रह रही होती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त बीतने के साथ रितेश ठाकुर को एक लड़की हो जाती है, जिसके बाद वो लड़की 6 महीने के आसपास की हो जाती हैं। लेकिन अब रितेश ठाकुर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी आने लग जाती है, क्योंकि उस परिवार के अंदर उसके माता पिता होते हैं जो किसानी का काम करते हैं। उसके बाद उस घर परिवार के अंदर सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से रितेश ठाकुर सोचने लगता है कि आखिर मुझे कुछ काम धंधा करना चाहिए और मेरी पत्नी को और मेरी बच्ची को जो है बड़ा करने के लिए, पालने के लिए, उनको खाना पीना खिलाने के लिए मुझे कुछ ऐसा काम करना होगा जिसकी वजह से उसकी आगे की लाइफ काफ़ी इजी हो जाए, काफ़ी जो है साधारण हो जाए। इसी बात को सोचकर रितेश ठाकुर एक दिन अपने दोस्त जो कि दिल्ली में काम कर रहा होता है, उसका नाम अजीत शर्मा होता है, उसे फ़ोन करता है। उससे कहता है कि मैं भी दिल्ली आना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ फैक्ट्री के अंदर काम करना चाहता हूँ।
अब अजीत शर्मा ये कहता है कि तुम आ सकते हो, मेरे साथ फैक्ट्री के अंदर काम कर सकते हो, साथ में मैं जिस रूम में रहता हूँ उसी रूम में तुम भी रह सकते हैं। तो रितेश ठाकुर एक दिन अपने परिवार को हैं दरभंगा के अंदर एक सिवाना थाना होता है वहीं पर छोड़कर वो हमेशा के लिए कमाने के लिए दिल्ली चला जाता है। जैसे वो दिल्ली जाता है, एक फैक्ट्री के अंदर अजीत शर्मा के साथ वो काम करने लग जाता है। ओवरनाइट का भी काम करते हैं और जितने पैसे वो कमाता है अपने घर पर भेजता रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वक्त बीता है वो ओवरनाइट कुछ एक्स्ट्रा ड्यूटी करने लग जाता है, जिसके बाद जैसे ही वो रूम पर आता है तो रूम पर आने के बाद वो खाना बनाने लगता है, फिर उसके बाद बर्तन धोता है और रात के समय में वो जब कपड़े वपड़े धोता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है और सुबह उठने में काफ़ी ज़्यादा उसे परेशानी होने लग जाती है। तभी उसका दोस्त अजीत शर्मा उसे कहने लगता है कि तुम तो शादीशुदा हो, तुम अपनी पत्नी को अगर यहाँ पर दिल्ली में बुला लेते हैं और ये सारा काम अगर तुम उसे दे देते हैं तो तुम ओवरनाइट का काम भी कर सकते हो, साथ में कुछ पैसे भी कमा सकते हैं और अपनी पत्नी के साथ भी तुम खुशी खुशी के साथ रह सकते हैं। ये बात रितेश ठाकुर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। अपनी पत्नी को फ़ोन लगाता है और अपनी पत्नी को दिल्ली बुला लेता है। जैसे ही उसकी पत्नी दिल्ली आती है, किराए पर एक रूम ले लिया जाता है, जिसके बाद वो अपनी बेटी और पत्नी के साथ अच्छे से रह रहा होता है। वो सुबह 7 बजे फैक्ट्री में जाता है और शाम को 7 बजे के आसपास वो फैक्ट्री से लौट जाता है। लेकिन कभी कभी उसे जब ओवर टाइम काम करना होता है तो 9-10 बजे के आसपास जब वो घर पर लौटता है तो उसे खाना बनाया मिलता है और वो काफ़ी खुशी के साथ अपनी पत्नी के साथ रह रहा होता है। लेकिन उसी के साथ जब अजीत शर्मा भी कभी कभी जो है रितेश ठाकुर के रूम पर आया करता है, उसके बाद उसके साथ खाना भी खाता है। उसकी पत्नी के साथ उसकी अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है। धीरे धीरे जो जैसे ही उसका उर्मिला का जैसे ही काम होता है, घर का कभी भाजी लाना होता है, कभी सब्जी लाना होता है, बाकी के कुछ भी काम होता है तो अजीत शर्मा हमेशा जो है वो कर दिया करता है और वो रितेश ठाकुर की जो पत्नी होती है उसे हमेशा जो है बाबी करता रहता है। इसी तरीके से उनका वक्त बीत रहा होता है। लेकिन जैसे एक दिन मार्केट से वो सब्जी लेकर आता है तो उर्मिला को ये कहने लगता है कि भाभी आप वाकई में काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो और आप दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो। तभी भैया रितेश ठाकुर आपसे लव मैरिज की हैं। तभी वहाँ पर शर्मिला जो है मुस्कुराने लग जाती हैं, वो हंसती हैं और यही बात अजीत शर्मा को जो है समझने में देर नहीं लगती है। धीरे धीरे जैसे ही 2 से 4 दिन बीतते हैं, एक दिन उर्मिला को वो ये कहने लगता है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, मैं भी तुमसे जो है रिलेशन में आना चाहता हूँ और तुम अगर इस बात को अगर मानते हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। तभी उर्मिला इसका काफ़ी कड़ा विरोध करती हैं, करती तो हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी जो है अपने आप को जो है अजीत शर्मा के साथ जो है समर्पण कर देते हैं और एक दिन दोनों के बीच में अनैतिक अवैध संबंध भी बन जाते हैं। अब ये सिलसिला यहीं से स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। लेकिन जैसे ही रितेश ठाकुर अगर दिन की ड्यूटी पर जाता है तो अजीत शर्मा अपने आप को है रात की ड्यूटी पर लगा लेते हैं और सारा दिन उर्मिला के साथ संबंध बनाता रहता है। इसी तरीके से उनका सिलसिला चलता रहता है। लेकिन एक दिन रितेश ठाकुर को कुछ काम होता है तो वो वैसे ही फैक्ट्री से अपने घर पर लौट जाता है। जैसे ही घर पर आकर देखता है तो उर्मिला और अजीत शर्मा को एक संबंध बनाते हुए देख लेता है। ऐसे अनैतिक अवैध संबंध बनाते हुए आपत्तिजनक स्थिति में देखता है तो वो देखकर दंग रह जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिस और लड़की के साथ मैंने लव मैरिज की है, जिसको मैंने पत्नी बनाया है, वो किसी के साथ ऐसे संबंध बना रही है। इस तरीके से जो है वो प्रेम प्रसंग के अंदर आ चुके हैं तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन अजीत शर्मा वहीं से कपड़ा पहनकर अपने रूम पर चला जाता है। लेकिन जैसे ही उसकी पत्नी उठती हैं और उठकर अपने पति के पैरों में पड़ जाती हैं और उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि मेरे से गलती हो चुकी है, आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी दोबारा नहीं करूँगी। लेकिन रितेश ठाकुर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो उर्मिला को वहीं पर एक तलाक दे देता है और तलाक देने के बाद उर्मिला को हमेशा के लिए बिहार के दरभंगा सिवाना थाना में उसको भेज देता है, अपने मायके भेज देता है। जिसके बाद उर्मिला अपने मायके में आकर रहने लग जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता है, रितेश ठाकुर और अजीत शर्मा के बीच में एक दिन झगड़ा हो जाता है और झगड़ा इस कदर हो जाता है कि अजीत शर्मा जो होता है रितेश ठाकुर के ऊपर वार कर देता है। जिसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है और भर्ती करवाने के बाद उसके 10 से 12 टाँके लग जाते हैं। और इस बात का पता जब उसकी पत्नी, तलाकशुदा पत्नी उर्मिला को जब इस बात का पता लगता है तो वो बिहार से सीधा दिल्ली आ जाती हैं और उसके देख रेख करने लग जाती हैं, उसकी सेवा करने लग जाती हैं। और जैसे ही रितेश ठाकुर जब होश में आता है तो वो देखता है कि उसकी तलाकशुदा पत्नी उर्मिला उसके पास में रहती हैं। तो उसे वो कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था, तुम्हें अपने मायके में होना चाहिए था, मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, हमारे बीच में अब कुछ भी नहीं बचा है, तुम यहाँ से जा सकती हो। जब ये बात उर्मिला सुनती हैं तो वहाँ से फिर से रवाना हो जाती हैं, अपने मायके आ जाती हैं और मायके आके रहने लग जाती हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त बीता है, अजीत शर्मा एक दिन उर्मिला से संपर्क करने की कोशिश करता है, उसे बार बार फ़ोन लगाने की कोशिश करता है। लेकिन उर्मिला फ़ोन नहीं उठाती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। तो उर्मिला एक दिन फ़ोन को पिकअप करती हैं और अजीत शर्मा से कहने लगती हैं कि अब क्या बचा है, तुम्हारी वजह से मेरा पति मुझे तलाक दे चुका है, मेरी बेटी को भी मैं छोड़कर मायके आकर रहने लगी हूँ,
अब तुम और क्या चाहते हो। तो अजीत शर्मा कहता है कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गए वो काफ़ी मुझे बुरा लग रहा है। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर सकता हूँ। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें दिल्ली के अंदर लाकर रख सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ आगे की ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। अगर तुम राज़ी हो तो तुम दिल्ली आ जाओ। अगर ये बात उर्मिला सुनती है तो उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है, क्योंकि पहले से उसका पति जो है उसे तलाक दे चुका होता है। उर्मिला उसकी बातों में आ जाती है, उसकी बात मानती हैं और 23 जनवरी 2025 के दिन वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाती हैं और 26 जनवरी 2025 के दिन हरियाणा के अंदर जाकर अजीत शर्मा के साथ एक मंदिर के अंदर शादी कर लेती हैं, जिसके बाद वो दोनों साथ साथ में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन अजीत शर्मा अपनी पत्नी उर्मिला से ये कहने लगता है कि मैं किसी काम की वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा लोन लिया था, वो लोन मैं चुका नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम भी काम करती हो उसी फैक्ट्री के अंदर तो ये लोन काफ़ी ज़्यादा जल्दी चुकता हो जाएगा, जिसके बाद हम खुशी खुशी से साथ में रहेंगे। उर्मिला इस बात को मान जाती हैं और इसके बाद वो अपने पति के साथ फैक्ट्री के अंदर काम पर लग जाती हैं। धीरे धीरे वो काम कर रही होती हैं, साथ में वो ओवरनाइट का भी काम कर रही होती हैं और घर का काम भी करती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ 2 नवंबर 2025 के दिन अजीत शर्मा को उसकी पत्नी उर्मिला ये कहने लगती हैं कि अभी हमारे पेट के अंदर तुम्हारी निशानी है, यानी वो माँ बनने वाली थी। बहुत ही जल्दी उसके पेट के अंदर एक बच्चा पलने वाला होता है। तभी वो अपने पति से कहती हैं कि हमारी निशानी मेरे पेट के अंदर आ चुकी है। तुम्हारी और मेरी शादी जो हुई थी उसके बाद में हमारा एक बच्चा भी होने वाला है और बहुत ही जल्दी मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात जब वो सुनता है तो 2 नवंबर 2025 के दिन ही अजीत शर्मा अपनी पत्नी को ये कहने लगता है कि मैं कुछ वक्त के लिए गांव जा रहा हूं और गांव जाने के बाद मैं जैसे ही लौटूंगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और ये बात जब उर्मिला सुनती हैं तो वो कहती हैं कि तुम बहुत जल्दी आना, क्योंकि मैं पेट से हूं और फैक्ट्री के अंदर ज़्यादा दिन मेरे लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। तभी वहाँ से अजीत शर्मा वहाँ से निकल जाता है, वो दरभंगा आ जाता है और दरभंगा आने के बाद वो वहीं पर रहने लग जाता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वक्त बीतने के साथ जब एक दिन उर्मिला को पता लगता है कि उसका पति फ़ोन पर बात भी नहीं करता है, नहीं वो दिल्ली आ रहा है, तो वो वहाँ से रवाना हो जाती हैं। और रवाना होने के बाद वो सीधी बिहार के अंदर दरभंगा सिवाना थाने के अंदर आती हैं और आने के बाद वो वहाँ से अपने पति को ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती हैं। उसका पति का घर जब उसे मिल जाता है तो उसके घर पर जाती हैं, उसके माँ बाप को वो फ़ोटो दिखाती हैं। जब वो उससे शादी करती हैं, वो शादी के सारे फ़ोटो दिखाने के बाद वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर पर रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बेटे की माँ बनने वाली हूँ। उसके घर परिवार वाले, उसके माता पिता काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और उर्मिला को धक्का देकर वहाँ से निकाल देते हैं। जैसे ही तो उर्मिला को धक्का देकर वहाँ से निकालते हैं तो वो पास ही के रहने वाली सिमरी गांव के अंदर उसकी एक बहन होती है, उसकी बहन के घर पर वो चली जाती हैं, जिसके बाद वो अपनी बहन को भी सारी बात बताती हैं। और जैसे ही उसकी बहन को वो ये सारी बातें बताती हैं तो उसकी बहन कहती हैं कि तुम सिवाना थाने के अंदर जाओ और वहाँ पर तुम्हारी एक रिपोर्ट दर्ज करवा लो। जैसे ही वो सिवाना थाने के अंदर जाती हैं, वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं तो पुलिस वाले उससे ये कहने लगते हैं कि एक बार तुम फिर से कोशिश करो, तुम अजीत शर्मा के घर पर जाओ, तुम वहाँ पर रहने की कोशिश करो। अगर उसके परिवार वाले तुम्हें अगर निकाल देते हैं तो तुम हमारे पास आओ, उसके बाद हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। एक बार फिर जो है उर्मिला उनके अजीत शर्मा के घर पर जाती हैं, उसके माँ बाप उसे फिर से धक्का देकर उसे घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद वो फिर से थाने में जाती हैं। और थाने में जाने के बाद 8 दिसंबर 2025 को अजीत शर्मा के घर से लौटने के बाद वो थाने में जाती हैं, फिर से वहाँ से एक रिपोर्ट दर्ज करवाती हैं। और रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद थाना प्रभारी वसंत कुमार उसे विश्वास दिलाते हैं और उससे ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे पति के खिलाफ़ जो है कड़ी कार्रवाई करूँगा। अगर वो तुम्हें रखना चाहता है तो रख सकता है, लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए उसे तैयार होना होगा। और इसी तरीके से जो है उनका रिपोर्ट दर्ज की जाती है और रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इस केस की जांच पड़ताल चालू हो जाती हैं। अब इस बात का पता नहीं लगता है कि आखिर उर्मिला अकेली अपनी ज़िंदगी बिताएगी उस बच्चे के साथ जो अभी होने वाला है, उसकी कोख के अंदर है, या फिर वो अपने पति के साथ रहेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये केस जो है ले चुके हैं। इस केस के बारे में जांच पड़ताल चालू है। इस केस का अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। इस कहानी का सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ़ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहाँ भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। हमेशा हमारी सुबह एक नई कहानी आती है। अगर आप इसी तरीके से हर एक दिन क्राइम की कहानियाँ अगर आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हमारा चैनल जो है इसे सब्सक्राइब कर लेना और हमें दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।